आज मैंने छुट्टी ली थी। तबीयत भी कुछ ढीली लग रही थी और साथ ही साथ घर में कुछ ज़रूरी काम बाकी रह गए थे जो मेरी ही मौजूदगी पर ही ठीक किए जा सकते हैं। बिटिया मेरी अभी 1 घंटे पहले ही कॉलेज से आई हुई थी और अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में किए गए अधूरे काम को पूरा करने के जद्दोजहद में अपने कमरे में बंद हो गई। अपनी बिटिया को इतनी मेहनत करती देख मैं एक अलग ही सुकून अनुभव कर रही थी। अब मैं एकदम से खाली थी। सोचा था बिटिया के साथ कोई पुरानी फिल्म देखूंगी, लेकिन परिस्थिति को समझते हुए मैं खुद ही अकेले फिल्म देखने लगी। अभी फिल्म को चले 10 मिनट भी नहीं हुआ था कि अचानक से बेल बज उठी। कौन हो सकता है इतनी चिलचिलाती धूप में? उठकर देखा तो डाकिया बंद दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा खिसका गया था। झुंझुलाई सी मैं लिफाफा लेकर वहीं सोफे पर बैठ गई। पास रखे रिमोट से टीवी बंद कर दिया। मैंने उत्सुकतावश इस लिफाफे को देखा जो इस वक्त मेरे हाथों में था। यह तो किसी की शादी का कार्ड है। अरे यह तो मोहिनी की शादी का निमंत्रण पत्र है। मोहिनी के विवाह के निमंत्रण पत्र के साथ उसका हस्तलिखित पत्र भी था। बड़े आग्रह से उसने मुझे विवाह में बुलाया था। मेरे ख्यालों के घेरे में 12 वर्षीय मोहिनी की छवि अंकित हो गई। लगभग 8 वर्ष पूर्व मैं अस्पताल में कार्यरत थी। मोहिनी मेरे मकान मालिक की 4 बेटियों में सबसे बड़ी थी। छोटी सी मोहिनी को घर के सारे काम करने पड़ते थे। भोर में उठकर वह किसी सुघड़ गृहिणी की भांति घर के काम काज में जुट जाती। वह पानी भरती, माँ के लिए चाय बनाती, फिर आटा गूंदती और उसके अभ्यस्त नन्हे नन्हे हाथ 2 पराठे सेक देते। इस तरह मोहिनी तैयार कर देती अपनी माँ का भोजन। मोहिनी की माँ पंचायत समिति में अध्यापिका थी। चूंकि स्कूल शहर के पास एक गांव में था, इसीलिए उसको 6:30 बजे तक ऑटो स्टैंड तक पहुंचना होता था। जल्दबाजी में वह अक्सर अपना टिफ़िन ले जाना भूल जाती। ऐसे में मोहिनी सर पर दौड़ पड़ती ऑटो स्टैंड की ओर और माँ को टिफ़िन थमा आती। लगभग यही समय होता जब मैं अपनी रात की ड्यूटी पूरी कर कर घर लौट रही होती। ऑटो स्टैंड से ही मोहिनी वापस मेरे साथ घर की ओर चल पड़ती। आज तुम्हारी माँ फिर टिफ़िन भूल गई क्या? मेरे पूछते ही मोहिनी हाँ में गर्दन हिला दी। मैं देखती रह जाती उसके मासूम चेहरे को और सोचती दोनों में माँ कौन है और बेटी कौन। घर पहुँचते ही मोहिनी पूछती, सिस्टर आपके लिए चाय बना दूँ? नहीं, रहने दें, अभी थोड़ी देर सोऊंगी, रात भर की थकी हूँ। कहती हुई मैं अपने बालों को जूड़े के बंधन से मुक्त कर दी थी। मेरे काले घने लंबे बालों को मोहिनी अब पलक देखती रह जाती। पर यह मैंने तब महसूस किया जब एक दिन वह बर्फ़ लेने आई। उसके कटे बालों को देख मैं हैरानी से पूछ बैठी, बाल क्यों कटवा दिए मोहिनी? उसकी पहले से सजल मिची मिची आँखों से आंसू बहने लगे। मेरे पुचकारने पर उसके सब्र का बांध टूट गया। भावावेश में वह मेरे सीने से लिपट गई। मेरे अंदर कुछ पिघलने लगा। उसके रूखे बालों में हाथ घुमाते हुए मैंने पुचकारा, रो मत बेटी, रो मत। क्या हुआ? क्या बात हुई? मुझे बता। सिसकियों के बीच उभरते शब्दों से मैंने जाना कि मोहिनी के लंबे बालों में जुएं पड़ गई थीं। माँ से सार संभाल नहीं हो पाई, इसीलिए उसके बाल ज़बरदस्ती कटवा दिए गए। सिस्टर मुझे आप जैसे लंबे बाल, उसने दुखी स्वर में मुझसे कहा। देखो ना सिस्टर, मैं सारे घर का काम करती हूँ, माँ का इतना ध्यान रखती हूँ। क्या हुआ जो मेरे बाल में जुएं पड़ गए? इसका मतलब यह तो नहीं कि मेरे बाल। और उसकी रुलाई फिर से फूट पड़ी। मैं उसे दिलासा देते हुए बोली, चुप हो जा मेरी अच्छी गुड़िया। अरे बालों का क्या है, ये तो फिर बढ़ जाएंगे। जब तू मेरी जितनी बड़ी हो जाएगी तब बढ़ा लेना इतने लंबे बाल। हमेशा चुप रहने वाली आज्ञाकारिणी मोहिनी मेरी ममता की हल्की सी आँच मिलते ही पिघल गई थी। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि इस अबोध बच्ची ने कितना लावा अपने अंदर छिपा रखा है। मोहिनी की माँ उसको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देती हुई कोसने लगी। पता नहीं कहाँ मर गई यह लड़की, एक काम भी ठीक से नहीं करती। बर्फ़ क्या लेने गई वहीं चिपक गई। माँ की चिल्लाहट सुनकर बर्फ़ लिए वह दौड़ पड़ी।
उस दिन के बाद वो हमेशा स्नेह की छाया पाने के लिए मेरे पास चली आती। एक दिन जब मोहिनी अपनी माँ के सिर की मालिश कर रही थी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। क्या ज़िंदगी है इस लड़की की। खाने खेलने की उम्र में पूरी गृहस्थीन बन गई है। इसे थोड़ा समय खेलने के लिए भी दिया करो। भाभी, तुम इसकी सही माँ हो, तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं आता कि। क्या करूँ सिस्टर, आज सिर में बहुत दर्द था। मोहिनी की माँ ने अपराध भाव से अपनी नज़र नीची करते हुए कहा। मैंने मोहिनी को उंगली से गुदगुदाते हुए उठने का इशारा किया तो उसने हर्ष मिश्रित आंखों से मुझे देखा और आंखों ही आंखों में कुछ कहा और फिर वह भाग गई। मुझे लगा जैसे मैंने किसी बंद पंछी को मुक्त कर दिया है। आज ऑटो के इंतज़ार में सड़क पर 2 घंटे तक खड़ा रहना पड़ा। शायद तेज धूप के कारण सिर में दर्द होने लगा है। सोचा थोड़ा मालिश करवा लूँ, ठीक हो जाएगा। मोहिनी की माँ सफाई देते हुए बोली। शायद कुछ दर्द के कारण या फिर अपनी बेबसी के कारण मोहिनी की माँ की आंखें नम हो आई थीं। यह देखकर मैं इस समय गलानी से भर गई। क्या करूँ सिस्टर, एक लड़के की चाह में मैंने पढ़ी लिखी समझदार होकर भी लड़कियों की लाइन लगा दी। पता नहीं क्या क्या देखना है ज़िंदगी में, कहती हुई वह अपनी बेबसी पर सिसक उठी। सारा दोष प्रकृति को मढ़कर वह अपने आप को तसल्ली देने लगी। मैं सोचने लगी कि इन्होंने तो सारा दोष प्रकृति को देखकर मन को समझा दिया, पर मोहिनी बेचारी का क्या दोष जो असमय ही उसका बचपन छीन गया। क्या उसका दोष यही है कि वह घर में सबसे बड़ी बेटी है। मन में बार बार यही प्रश्न घुमड़ रहा था। मोहिनी बार बार मेरी मानस पटल पर उभर कर पूछ रही थी, मेरा कसूर क्या है सिस्टर। उस दिन भी मैं सो ही रही थी कि एकाएक मुझे लगा कि कोई है। आंखें खोलकर देखा तो मोहिनी सामने खड़ी थी। पता नहीं कब आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर भीतर आ गई थी। वह एक टक मुझे देख रही थी। मैंने आंखों ही आंखों में सवाल किया, क्या है? क्या आपको उड़ती हुई पतंग देखना अच्छा लगता है सिस्टर? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और उसकी ओर देखती रही कि वह आगे कुछ बोले, पर जब चुप रही तो मैंने ही पूछ लिया, क्यों, क्या हुआ? वह चुप रही, मन में कुछ तौलती रही कि मुझसे कहे या ना कहे। मैं उसे इस स्थिति में देख प्रोत्साहित करते हुए बोली, तुझे पतंग चाहिए? उसने ना में गर्दन हिलाई तो मैं झुंझुलाते हुए बोली, तो फिर क्या है? वह सहम गई और धीरे से बोली, कुछ नहीं सिस्टर, और जाने को मुड़ी। कुछ कैसे नहीं, कुछ तो बता। चादर एक तरफ फेंकते हुए मैं उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, सिस्टर, मैं शाम को छत पर पतंग देख रही थी तो पिताजी ने गुस्से में मेरे बाल खींच लिए। कहने लगे कि नाक कटानी है क्या? लड़की जात है, चल नीचे उतर। सिस्टर, क्या पतंग देखना बुरी बात है? मैंने बात की तह में जाते हुए पूछ लिया। छत पर तुम्हारे साथ कौन था? कोई नहीं। मोहिनी की मासूम आंखें सच्चाई का प्रमाण दे रही थी। और पड़ोस की छत पर? मैं तहकीकात करते हुए आगे बोली, वहाँ 2 लड़के थे सिस्टर, पर मैं उन्हें नहीं जानती। बस बात मेरी समझ में आ गई थी कि मोहिनी को डांट क्यों पड़ी। सोचने लगी, छोटी सी अबोध बच्ची पर इतनी पाबंदी, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। मोहिनी के पिता पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, सो रौब तो उनके चेहरे व आवाज़ में समाया ही रहता था। अपनी बेटियों से भी वह पुलिसिया अंदाज में पेश आते थे। जरा सी भी गलती हुई कि मोहिनी के गालों पर पिताजी की उंगलियों के निशान उभर आते। एक दिन अचानक मोहिनी के पिता की आवाज़ सुनाई दी, तुझसे तो शादी करके ही पछता रहा हूँ। मेरे घर की दहलीज पर इसके कदम पड़ते ही पनौती छा गई, जबरन मुझसे बांध दी गई और ऊपर से मेरी जान खाने को 4 बेटियां जन दी, एक भी बेटा पैदा नहीं किया। सारी उम्र हड्डियां तोड़ तोड़ कर दहेज जुटाता रहूँगा और बुढ़ापे में यह सब चल देंगी अपने घर। कोई भी सेवा करने वाला नहीं होगा। मारपीट और चीख चिल्लाहट की आवाज़ें आ रही थी। मैं अस्पताल जाने के लिए खड़ी थी, पर वह सब सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। बाहर निकलकर देखा कि मोहिनी भय से थर थर काँपती हुई दीवार से सट कर खड़ी है। इंस्पेक्टर साहब, आप भी क्या बात करते हैं? बेटियां जनी हैं तो इसमें संगीता भाभी का क्या दोष?
एक नज़र कलाई पर बंधी घड़ी की ओर फेंकते हुए मैंने कहा। मुझे देख वे जरा सहमित हुए। चेहरे पर झलक आए पसीने को पोंछते हुए बोले, अब आप ही बताओ सिस्टर, 4-4 बेटियों का दहेज कहाँ से जुटा पाऊंगा? अब कह रहे हैं यह सब? आपको पहले मालूम नहीं था जो 4-4 बेटियों की लाइन लगा दी? मेरे कहने पर वे थोड़ा झुंझुलाए। फिर कुछ कहने ही वाले थे कि मैं फिर घुड़कते हुए बोली, आप अकेले तो नहीं कमा रहे हैं, संगीता भाभी भी तो कमा रही हैं। कमा रही है तो रौब मार रही है, घर का कुछ ख्याल नहीं करती। उस छोटी सी लड़की पर पूरे घर का बोझ डाल दिया है। नौकरी और घर गृहस्थी ने तो भाभी को निचोड़ ही लिया है। अब उनमें जान ही कितनी बची है जो आप उनसे और ज़्यादा काम की उम्मीद करते हैं। वे दुखी स्वर में बोले, सिस्टर आप भी मुझे ही दोष दे रही हैं। देखो मोहिनी का प्रगति पत्र। मोहिनी का प्रगति पत्र आगे करते हुए बोले, सब विषयों में फेल हैं। इंस्पेक्टर साहब आप ही थोड़ा जल्दी उठकर मोहिनी को पढ़ा क्यों नहीं देते? जा रही मोहिनी, सिस्टर के लिए चाय बना ला, वे ऊंचे स्वर में बोले। देखो सिस्टर, सारा दिन ये खुद ही लड़की से काम करवाते रहते हैं और दोस्त मुझे देते हैं। साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए संगीता भाभी रसोई की ओर बढ़ते हुए बोली, तो मुझे एकाएक ध्यान आया कि इस पूरे प्रकरण में मुझे 10 मिनट की देरी हो गई है। मैं उसी क्षण अस्पताल की ओर चल पड़ी। उस दिन के बाद से इंस्पेक्टर साहब रोज़ सुबह मोहिनी को पढ़ाने लगे, पर उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। उसका ध्यान बराबर घर में हो रहे कामकाज व छोटी बहनों पर लगा रहता। उसके पिता उत्तेजित हो जाते और मोहिनी सब कुछ भूल जाती और प्रश्नों के उत्तर गलत बता देती। मोहिनी की शिकायतें अक्सर स्कूल से भी आती रहती थी, कभी समय से स्कूल ना पहुंचने पर तो कभी गृह कार्य पूरा ना करने पर। ऐसे में मोहिनी का अध्यापिका द्वारा दंडित होना तो स्वाभाविक था ही, साथ ही अब घर में भी उसे मार पड़ने लगी। मैं सोचती रह जाती, नन्ही सी जान कैसे सह लेती है इतनी ही मार, पर देखती मोहिनी इससे जरा भी विचलित ना होती, मानो दंड सहने की आदत पड़ गई हो। मोहिनी की परीक्षाएं नज़दीक थी, सो संगीता भाभी छुट्टियां लेकर घर रहने लगी। अब उसकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। माता पिता के इस 1 माह के प्रयास के कारण मोहिनी जैसे तैसे पास हो गई। एक दिन मोहिनी के भाई का जन्म हुआ, जो उसके लिए बेहद प्रसन्नता का विषय था। इससे पहले मैंने कभी मोहिनी को इस तरह प्रफुल्लित होकर चौकड़ियाँ भरते नहीं देखा था। मुझे मिठाई का डब्बा देते हुए बोली, जब हम सब चली जाएंगी तब भैया ही माता पिता की सेवा करेगा। मैंने ऐसे ही बेख्याली में पूछ लिया था, कहाँ चली जाओगी? ससुराल, और कहाँ? मुझे अचरज से देखती मोहिनी बोली। उसके छोटे मुंह से इतनी बड़ी बातें सुनकर उस समय तो मुझे बहुत हंसी आई थी, पर अब उस मोहिनी के विवाह का कार्ड देखा तो मन की राहों से उसका मासूम बोझिल बचपन गुजरता चला गया। फिर शीघ्र ही मेरा वहाँ से तबादला हो गया था। अस्पताल की भाग दौड़ में अनेक अविस्मरणीय घटनाएं अक्सर घटती रह जाती हैं। मैं तो मोहिनी को लगभग भूल ही चुकी थी, किंतु जब उसने मुझे याद किया और इतने मनुहार सी पत्र लिखा तो हृदय की सुप्त भावनाएं जाग उठीं। सोचा मैं ज़रूर उसकी शादी में जाऊंगी। निश्चय करते ही मुझे अस्पताल की थका देने वाली ज़िंदगी एकाएक उबाऊ व बोझिल लगने लगी। सोच रही थी कि 2 दिन पहले ही छुट्टी लेकर चली जाऊं। अपने इस निर्णय पर मैं खुद हैरान थी। विवाह के 2 दिन पूर्व मैं उदयपुर जा पहुंची। मोहिनी ने मुझे दूर से ही देख लिया था। चंचल हिरनी सी कुलाची मारने वाली वह लड़की हौले हौले मेरी ओर बढ़ी। कुछ क्षण में उसे देखकर ठिठकी और एकटक उसे ही देखने लगी। यह इतनी सुंदर दिखने लग गई है। मैं मन ही मन सोच रही थी कि वह बोली, सिस्टर मुझे पहचाना नहीं, और झट से झुककर मुझे प्रणाम किया। मैं उसे बाहों में समेटते हुए बोली, मोहिनी तुम तो बड़ी हो गई हो, बहुत सुंदर भी। मेरे ऐसे कहने पर वह मुस्कुरा कर उठी। तभी तो शादी हो रही है सिस्टर। उसके इस तरह के उत्तर की मुझे उम्मीद नहीं थी। सोचने लगी इतनी संकोची लड़की कितनी वाचाल हो गई। सचमुच मोहिनी में बहुत अंतर आ गया था। अचानक मेरा ध्यान उसके हाथों की ओर गया। यह क्या मोहिनी, तुमने अपने हाथ बहुत खराब कर रखे हैं, जरा भी ध्यान नहीं दिया, बड़ी लापरवाह हो। अरे दुल्हन के हाथ तो एकदम मुलायम होने चाहिए। दूल्हे राजा तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेकर क्या सोचेंगे?
कि क्या किसी लड़की का हाथ है या मैं कहे बिना न रह सकी। मेरी बात बीच में ही काटती हुई मोहिनी उदास स्वर में बोल उठी, सिस्टर, किसे परवाह है मेरे हाथों की? बर्तन मांज मांज कर हाथों में ये रेखाएं तो अब पक्की हो गई हैं। अब तो बचपन से ही देख रही हैं। आपसे क्या कुछ छिपा है? अरे फिर भी क्या हुआ? तुम्हारी माँ को अब तुमसे कुछ समय तक तो काम नहीं करवाना चाहिए था। मैंने उल्हाना देते हुए कहा, मेरा जन्म इस घर में काम करने के लिए ही तो हुआ है। रुलाई को रोकने का प्रयत्न करती मोहिनी को देख मेरे अंदर फिर कुछ पिघलने लगा। मन कर रहा था खींच कर उसको अपने सीने में भींच लूँ, उसे दुनिया की तमाम कठोरता से बचा लूँ। मेरी नम आँखों को देखकर वह मुस्कुराने का प्रयत्न करते हुए आगे बोली, मैं भी आपसे कैसी बातें करने लग गई हूँ, यह भी यहीं सड़क पर। चलिए अंदर चलिए। सिस्टर, आप थक गई होंगी। मुझे अंदर की ओर ले जाती मोहिनी कह उठी, आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। बड़े आग्रह से उसने मुझे नाश्ता करवाया। मैं देख रही थी कि ये तो मोहिनी में बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है, पर काम तो वह अब भी पहले की ही तरह उन्हीं जिम्मेदारियों से कर रही है। मेरे पूछने पर कहने लगी, माँ तो नौकरी पर रहती है, उन्हें थोड़े ही मालूम है कि घर में कहाँ क्या पड़ा है। मैं ना देखूंगी तो कौन देखेगा? और यह रश्मि अपनी छोटी बहन की ओर इशारा करते हुए कहने लगी, इसे तो अपने श्रृंगार से ही फुर्सत नहीं है। अब देखो ना सिस्टर, जैसे इसकी ही शादी हो रही है, रोज़ ब्यूटी पार्लर जाती है। दीदी दीदी, आज आपकी पटोला साड़ी मैं पहन लूँ? अंदर आती रश्मि तुनक कर बोली, पहन ले, पर ज़रा संभल कर जाना। पायले भी धो ना दीदी। देख, तूने लगा ली ना वही बिंदी? मैंने तुझे मना किया था ना कि नहीं? मैंने माँ से पूछ कर लगाई है। इतराती हुई रश्मि निडर हो बोली, माँ क्या जाने कि मैं क्यों लाई। आप और ले आना, मुझे पसंद आई तो मैंने लगा ली। इस पटोला पर मैच कर रही है ना? अब मुझे जल्दी से पायली निकाल कर दे दो, देर हो रही है, अभी बहुत से कार्ड बांटने हैं। नहीं दूंगी। तुम नहीं दोगी तो मैं माँ से कह कर ले लूँगी। ठुनकती हुई रश्मि मोहिनी को अंगूठा दिखाकर चली गई। देखो सिस्टर, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं, मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। भरे गले से मोहिनी कह रही थी, मोहिनी, ओ मोहिनी। तभी उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी, हलवाई बेसन मांग रहा है। मोहिनी, जरा चाकू लेती आना। किसी दूसरी महिला का स्वर सुनाई दिया। दीदी, पाउडर का डब्बा कहाँ रखा है? मोहिनी की छोटी बहन ने पूछा। क्या झंझट है, एक पल भी चैन नहीं। झुंझुलाती हुई वह उठ खड़ी हुई। मैं बैठी महसूस कर रही थी कि विवाह के इन खुशी से भरपूर क्षणों में भी मोहिनी को चैन नहीं। दिन भर के काम से थकी मोहिनी अपने दोनों हाथों से पैर दबाती उनिंदी आंखों लिए गीतों भरी शाम में बैठी थी और उग रही थी। उल्लास से हुलसती उसकी बहनें अपने हाथों में मेहंदी रचाए, बालों में वेणी सजाए, गोटा लगे चोली घाघरे में ढोलक की थाप पर थिरक रही थीं। सभी बेटियां एक ही घर में एक ही माता पिता की संतान, एक ही वातावरण में पली बढ़ी, पर फिर भी कितना अंतर था। कुदरत ने मोहिनी को बड़ा बनाकर एक ही सूत्र में मानो जीवन की सारी मधुरता छीन ली थी। मोहिनी के जीवन की वह सुखद घड़ी आई जब द्वार पर बारात आई। सहनाई बज उठी और बिजली के नन्हे बल्ब झिलमिला उठे। मैंने मजाक करते हुए दुल्हन बनी मोहिनी को छेड़ दिया, अब मंडप में बैठी हो, किसी काम के लिए दौड़ मत पड़ना। धीमी सी हंसी हंसती वह मेरे कानों में फुसफुसाई, फिर कभी इधर लौट कर नहीं आऊँगी। बचपन से चुप रहने वाली मोहिनी के कथन मुझे बार बार चौंका रहे थे। इतना परिवर्तन कैसे आ गया इस लड़की में? मायके से विदा होते वक्त लड़कियां रो रो कर कैसा बुरा हाल कर लेती हैं, पर मोहिनी का तो अंग प्रत्यंग थिरक रहा था। मुझे लगा सच मोहिनी के बोझिल जीवन में मधुमास तो अब आया है। उसके वीरान जीवन में खुशियों के इस झोंके ने उसे तरंगित कर दिया है। विदाई के समय मोहिनी के माता पिता, भाई और बहनों की आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी, लेकिन मोहिनी की आंखें खामोश थीं। उनमें कहीं भी नमी नहीं दिखाई दे रही थी। इसीलिए वह एकाएक आलोचना व चर्चा का विषय बन गई। महिलाओं में खुसुर फुसुर होने लगी, कैसी बेटी है, विदाई के वक्त भी रोती नहीं। लेकिन मैं खामोश खड़ी देख रही थी, बंद पिंजरे को छोड़ते एक मैना की ऊंची उड़ान को।
एक नया जीवन का स्वागत वह भला आंसुओं से कैसे कर सकती थी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। राशि, माथुर जी के लिए चाय नाश्ता ले आओ। अशोक जी ने बैठक से ही आवाज़ लगाई। राशि किचन से ही आवाज़ देते हुए बोली, हाँ पापा, बस 2 मिनट और रुकिए, अभी लाती हूँ। ट्रे में चाय उठाए राशि कुछ ही देर में आकर बैठक में दाखिल हुई। राशि सावली सी, पतली, लंबी, देखने में बहुत खूबसूरत सी लड़की थी। बैठक में घुसते ही सबसे पहले माथुर जी को राशि ने अभिवादन पूर्वक नमस्ते चाचा जी कहकर प्रणाम किया और करीने से चाय की प्याली मेज पर सजाकर वापस नमकीन लाने किचन में चली गई। तब बातों का सिलसिला चल पड़ा। माथुर जी अफसोस जताते हुए बोले, इतनी गाय जैसी सीधी साधी लड़की के साथ ये लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अरे कम से कम सास ससुर को तो बीच में कुछ कहना ही चाहिए था। तभी बीच में अशोक जी ने माथुर जी को टोका, अरे छोड़िए भी माथुर जी, अगर राशि ने मना ना किया होता तो मैं पवन को छोड़ने वाला पक्का नहीं था। मैं अपनी बेटी का मुंह देखकर ही रह गया। राशि कह रही थी, जब पवन ही मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो मैं क्यों ज़बरदस्ती उनके साथ रहूं? और सास ससुर क्या करेंगे जब मेरा दामाद पवन ही नालायक निकल गया? हमारे समधी और समधन तो ऐसे सरल हैं कि पूछिए ही मत। आज भी हमारे संबंध उतने ही प्रगाढ़ हैं जितने पहले हुआ करते थे। बेचारी का भाग्य ही खराब है तो क्या किया जाए? अशोक जी राशि के भाग्य को ही खराब बताकर संतोष कर रहे थे। सुबह सुबह राशि को बहुत आपाधापी रहती है। सुबह सबसे पहले जल्दी उठो, नाश्ता तैयार करो, फिर खुद तैयार होकर पापा का नाश्ता टेबल पर तैयार करके लगाओ, फिर खुद नाश्ता करके अपना टिफ़िन पैक करो, फिर बच्चों का टिफ़िन पैक करो। ये राशि की पिछले 4-5 सालों से एक जैसी दिनचर्या हो गई है। चाय और नमकीन देकर वो बाथरूम में गई और जल्दी जल्दी नहाकर ऑफिस के लिए तैयार हुई। फिर जल्दीबाजी में जैसे तैसे नाश्ता किया और अपने पिता अशोक जी से मुखातिब हुई, पापा, टेबल पर नाश्ता गर्म करके ढक कर रख दिया है, आप नाश्ता कर लीजिएगा, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। पापा चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हैं। राशि अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, ठीक है बेटा। अशोक जी बोले, तुमने अपना टिफ़िन और छाता ले लिया ना? बाहर बहुत धूप है, छाता लेकर ही बाहर निकलना। अशोक जी न्यूज़पेपर साइड में रखते हुए बोले, अरे पापा, छाता भूल गई थी, आपने अच्छा किया मुझे याद दिलाया। टेबल के नीचे से छाता निकालते हुए वो बोली और राशि बस लेने के लिए बस स्टॉप पर आकर खड़ी हो गई। खड़े होते हुए राशि ने अचानक पुरानी बातों पर ध्यान देने लगा। तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो क्या पवन? राशि को जब पवन की दूसरी शादी के बारे में पता चला था तो जैसे वो चीख पड़ी थी। ऐसा मैंने कब कहा? पवन संयत स्वर में बोला, ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, ये तो तुम्हें पता ही है। ठीक वैसे ही मेरे रहते तुम मेनका के साथ नहीं रह सकते। राशि समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। तुम और मेनका दोनों मेरे साथ रहेंगे। मैं तुम्हें अपने घर से भगा थोड़े ही रहा हूँ। पवन सफाई देते हुए बोला, मैं आज की लड़की हूँ और स्वाभिमानी भी हूँ। मैं अपनी सौत के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। तुम मेरे और मेनका के बीच में से किसी एक को चुनना होगा। राशि अपने आदर्शों से तिल मात्र भी समझौता नहीं करना चाहती थी। पवन भी सपाट स्वर में बोला, तुम्हें जो अच्छा लगता है करो, लेकिन मेनका मेरे साथ ही रहेगी। तो मैं किस हैसियत से तुम्हारे घर पर रहूं? एक बीबी की हैसियत से या एक रखेल की हैसियत से? राशि बोली, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सारे समाज के सामने हमारी शादी हुई है, फिर तुम मेरी रखेल कैसे हो गई? तुम्हें पहले की तरह ही मान सम्मान इस घर में मिलेगा। पवन सफाई देते हुए बोला, मान सम्मान की बात तुम ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। पूरी पूरी रात
तुम उस मेनका के कमरे में बिताते हो और उसका बिस्तर गर्म करते हो। मेरे कमरे में झांकने तक नहीं आते और मान सम्मान की बात करते हो। कल मैं पूरी रात बिस्तर पे सिर दर्द और बुखार से तड़पती रही, लेकिन तुम मुझे देखने तक नहीं आए। क्या यही मान सम्मान तुम मुझे दे रहे हो? पति पत्नी का रिश्ता केवल सुख का नहीं होता, बल्कि दुख का भी होता है। और समाज, किस समाज की तुम बातें कर रहे हो? तुम अगर समाज की जरा भी परवाह करते तो ऐसी गंदी हरकत कभी ना करते। छी, एक बीवी के रहते तुमने दूसरी शादी कर ली। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे बच्चे क्या सोचेंगे, उनके संस्कारों पर क्या असर पड़ेगा, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? राशि आज फैसले के मूड में थी। वो पवन से यही चाहती थी कि वो आज राशि या मेनका में से किसी एक को चुने, ताकि राशि को अपनी ज़िंदगी की राह चुनने में आसानी हो। राशि ने इस दुनिया में बहुत कष्ट सहा था। बचपन में माँ गुजर गई। पिता ने किसी तरह पाल पोस कर उसे बड़ा किया। बचपन माँ के बिना बीता। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे मुझे समाज के सामने शर्मिंदा होना पड़े। बड़े बड़े राजा महाराजाओं और मुगल बादशाहों की 1000 पटरानियाँ हुआ करती थी। उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन पता नहीं तुम्हें क्यों ऐतराज़ है मेरी और मेनका के साथ रहने से। पवन ने अपने कुंठा को ढकने के लिए अपना तर्क दिया। अपनी नाकमियों और घृणित कारगुजरियों को छुपाने के लिए कम से कम ऐसे नाटक तो मत ही गढ़ो। पवन, तुम्हारे तर्क के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो पुराने समाज में स्त्रियां बहुविवाह करती थी, तो क्या मैं भी 10 शादियां कर लूँ? नहीं, ऐसा आधुनिक समय में नहीं हो सकता। जब मैं ऐसा नहीं कर सकती तो तुम पुराने समय के राजा महाराजाओं और मुगल बादशाहों का उदाहरण क्यों दे रहे हो? आज के समय में हमारा संविधान हमें पहली पत्नी के मर जाने या पत्नी के दुराचारी होने पर ही तलाक के बाद ही दूसरी शादी की इजाज़त देता है, और जब तक तलाक ना हो जाए तब तक दूसरी शादी अवैध मानी जाती है। तो क्या तुम मुझसे तलाक लोगी? पवन खिड़की को घूरते हुए बोला। हाँ, बिना तलाक के हम दोनों अपनी आने वाली ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकते। बेहतर होगा हमारा तलाक हो जाए, ताकि तुम भी मेनका के साथ अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सको। राशि कड़े लहजे में बोली। अपनी अतीत की गलियों से निकलकर राशि ने घड़ी पर नज़र डाली। उसकी 9 बजे वाली आज की बस छूट गई थी। वह अक्सर लेट हो जाती है। वो भी करे तो आखिर क्या करे? बच्चों का टिफ़िन तैयार करे, इनको स्कूल भेजे, दफ्तर संभाले या कि घर संभाले। एक अकेली जान आखिर क्या क्या करे? आज से पहले वो कभी इतनी लेट नहीं हुई। आज जरूर बॉस से डांट पड़ेगी। किसी तरह बस में सवार हुई और किनारे की सीट पकड़कर बैठ गई। बस में भी आना जाना उसे बहुत ही उबाऊ लगता है। पापा अक्सर कहते हैं, बेटा कोई छोटी कार ही ले लो, मेरा रिटायरमेंट का पैसा तो पड़ा ही है। समय से घर आओगी और दफ्तर भी समय से चली जाओगी। आजकल युग जमाना बहुत ही खराब हो गया है। रात को छोड़ो, आजकल दिन दहाड़े हत्या और बलात्कार हो रहे हैं। तुम जब बाहर निकलती हो तो मेरा जी बहुत घबराता है। कल मैंने अखबार में पढ़ा था कि दिल्ली में एक बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार हो गया। लेकिन राशि बहुत ही स्वाभिमानी है, ये उसके पिता भी बखूबी जानते हैं। वो अपने कमाए हुए पैसों से सब कुछ खरीदती है। घर भी अब उसके पैसों से ही चलता है। किसी प्राइवेट कार का लोन फाइनेंस वाली कंपनी में काम करती है। वो छेड़छाड़ से भी डरती है। अकेली औरत सबको मुफ्त का माल लगती है। कोई हाथ छूने का बहाना ढूंढता है, कोई कमर या कुल है। एक दिन बस में किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था, खड़े रहने का सहारा ढूंढते हुए। वो सब समझती हैं। ये और बात है कि कभी किसी से कुछ कहा नहीं। मिस्टर पांडे उस दिन फाइल लेने के बहाने उसका हाथ पकड़ना चाहते थे। उसने तब पांडे को डपट दिया था। आपको शर्म नहीं आती पांडे जी? आप बाल बच्चों वाले आदमी हैं। आपकी पत्नी को जब ये सब पता चलेगा तब उसको कैसा लगेगा? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। मुझे घिन आती है आप जैसे लोगों से। और वो फाइल फेंक कर चली गई थी।
फिर उस दिन के बाद वो आज तक पांडे के केबिन में कभी नहीं गई। जब कोई फाइल देनी होती है पियून के हाथों भिजवाती है पांडे सर के केबिन में। पांडे और उसके जैसे लोग राशि को फूटी आंखों नहीं सुहाते। कंडक्टर ने आगे टोका, टिकट टिकट लीजिए। राशि की तंद्रा टूटी। उसने टिकट लिया और रेजगारी पैसा अपने पर्स से निकालकर कंडक्टर की ओर बढ़ाया। किसी को शायद उतरना था। कोई परिवार वाला आदमी था। बस कुछ देर तक यूं ही खड़ी रही। पहले लगेज उतारा गया। बस काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी रही। सामने ढेर सारी सुहागिन औरतें वट वृक्ष की पूजा कर रही हैं। लाल नारंगी साड़ियों में वो सब कितनी सुंदर लग रही हैं। आपस में बोलती बतियाती, हंसी ठहाके लगाती। मांग में केसरिया सिंदूर नाक से लेकर मांग तक भरा हुआ है। कितनी हंसी खुशी से जीवन भरा हुआ है इनका। इस पृथ्वी पर सुख और दुख एक ही साथ पलते हैं। अलग अलग लोग एक ही समय में उसको जीते हैं। राशि का गला रूंध गया है। एक टीस उसके अंदर पैदा होने लगी है। उसके अंदर एक घाव है जो रह रहकर टीसता है। ऐसे मौके उसको बेचैनी से भर देते हैं। उसके जीवन में अब तक दुख ही दुख भरे थे, लेकिन उसके जीवन में इधर 2 महीने से एक सुख का पौधा अंकुरने लगा है। हेमंत से उसकी मुलाकात इसी बस में हुई थी। दफ्तर से लौटते वक्त वो उसके बगल में ही किसी बीमा कंपनी में काम करता है। अभी नया नया ही आया है इस शहर में। एकदम नए उम्र का लड़का है हेमंत। ऑफिस से लौटते वक्त उससे 4 बजे इसी बस में रोज रोज मुलाकातें होने लगी थी। मुलाकातों का ये सिलसिला जब लंबा चला तो एक दिन मोबाइल पर बातचीत भी होने लगी। हाय। मोबाइल पर पहला मैसेज हेमंत ने ही किया था। हेलो, अब तक सोए नहीं? राशि ने लिखा। नहीं, नींद नहीं आ रही है, कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? राशि बोली। नहीं, जाने दो, तुम बुरा मान जाओगी। हेमंत बोला। अच्छा ठीक है, नहीं मानूंगी, अब बोलो भी। राशि ने मनुहार किया। बहुत दिनों से मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। हेमंत बोला। बोलो, क्या बोलना चाहती हूँ? राशि बोली। कैसे कहूँ, मुझसे कहा नहीं जा रहा है। हेमंत बोला। अब कह भी दो। कोई बात कह देने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। राशि बोली। हेमंत ने किसी तरह हिम्मत की और अपना मैसेज पूरा किया। आई लव यू राशि। लेकिन ऐसा लिखते ही उसका दिल बल्लियों उछलने लगा। उधर से राशि का कोई जवाब नहीं मिला। हेमंत परेशान हो गया। वो राशि के मैसेज का बहुत देर तक इंतज़ार करता रहा कि उसका कोई जवाब मिले। इस चक्कर में उसे सारी रात नींद नहीं आई। वो रह रहकर सारी रात मोबाइल चेक करता रहा। एक दिन बस से लौटते वक्त हेमंत राशि से बोला, मुझे सांवला रंग बहुत पसंद है। क्यों? उसने हेमंत से ऐसे ही पूछ लिया था। क्योंकि मुझे बादल बहुत पसंद हैं, जो कि काले होते हैं। घटाएं भी बहुत पसंद हैं, क्योंकि वो स्याह होती हैं। और राशि, तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हेमंत द्विअर्थी भाषा में बोल रहा था, जिसे राशि ने ताड़ लिया था। और क्या पसंद है तुम्हें? राशि बस का फर्श आंखों से छीलते हुए बोली, तुम्हारी आंखों का स्याहपन और कत्थई रंग। हेमंत राशि का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला था। राशि अपना हाथ धीरे से हेमंत के हाथ से छुड़ाते हुए बोली थी, इन कत्थई रंग के खूबसूरत आंखों और रंगों की रुमानियत में मत बहो हेमंत। रंग आदमी को हमेशा धोखा दे जाते हैं और आदमी भी समय के साथ रंग बदलने लगता है। राशि थोड़ा रुक कर बोली, और बादल और घटाएं धरती के दुख को ही देखकर रोते हैं। धरती की छिपी हुई आंखें आसमान है। धरती का दुख जब आसमान से नहीं देखा जाता तो वो बादल और घटाओं की आड़ लेकर रोता है। और सचमुच राशि की आंखें भीगने लगी थी। वो अपनी आंखें पोंछते हुए बोली, तुम्हें मालूम है मैं तलाकशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। हाँ जानता हूँ। अच्छा, फिर भी तुम मुझसे शादी करोगे? राशि उसी अंदाज में बोली। हाँ, फिर भी मैं तुमसे शादी करूँगा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो।
और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू राशि। और तुम्हारे घर वालों को कोई ऐतराज़ नहीं है? राशि बोली, मैं बचपन से अनाथ हूँ। एक बूढ़ी चाची हैं, उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। उनको मैंने बताया था, उनको कोई ऐतराज़ नहीं है। हेमंत बोला, आई लव यू जैसा सस्ता और हल्का शब्द प्रेम के लिए मत यूज़ करो हेमंत, प्लीज़। और तब राशि ने टालने की गरज से कहा था, मैं सोच कर बताऊंगी, अपने पापा से पूछकर। मुझे इसका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। हेमंत बस से उतरते हुए बोला था, अभी और 30 मिनट लगेंगे ऑफिस पहुंचने में। उसने एक बार फिर घड़ी पर नज़र डाली, अभी तो 10:30 ही बजे हैं, अभी आधा घंटा और लगेगा ऑफिस पहुंचने में। और अचानक उसकी नज़र बस की साइड मिरर पर पड़ गई। सांवला सा चेहरा, चेहरे पर उदासी पुती हुई थी। सांवलापन एकाएक उसके पूरे बदन में एक जहर की तरह फैला हुआ था और उसका पूरा बदन गुस्से से सुलगने लगा। फेयर एंड लवली, क्रीम किसके लिए चाहिए तुम्हें? गोरा होने के लिए? जब भगवान ने तुम्हें सांवला बना दिया है तो तुम मेनका की तरह गोरी कभी नहीं हो सकती। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? पवन राशि की एक छोटी सी डिमांड पर गुस्से से बिफरते हुए बोला था, क्या यही कारण है कि तुम मेनका से शादी करना चाहते हो? मेरा रंग खराब है इसलिए? राशि बोली, कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन मैं मेनका से ही शादी करूँगा और हर हाल में करूँगा। अब हर चीज़ का कारण बताना मैं तुम्हें ज़रूरी नहीं समझता। पवन पलंग से उठकर खिड़की के पास चला गया और नीचे बालकनी में देखने लगा। और उस दिन के बाद वो वापस कभी पवन के पास नहीं गई। अपने दोनों बच्चों के साथ वो अपने पिता के घर पर ही रह रही थी। और इसी बीच उसने अपने पिता से हेमंत के बारे में बताया था कि वो उससे शादी करना चाहता है। अशोक जी अपनी बेटी की समझदारी के कायल थे। एक गलती उनसे अपनी जिंदगी में पवन जैसे दामाद को पाकर हुई थी। वो अपनी गलती का पश्चाताप भी करना चाहते थे। उस दिन ऑफिस गई और वापस आ गई। इस तरह साल बीत गया। पतझड़ के बाद से फिर वसंत आया। पेड़ पर नए पत्ते आए, बाग गुलजार हो गया और राशि ने हेमंत को अपने घर बुलाया और अपने पिताजी से मिलवाया। अशोक जी हेमंत की प्रगतिशील सोच से बहुत प्रभावित हुए। अगले दिन हेमंत को खाने पर बुलाया। माथुर जी भी राशि और हेमंत की जोड़ी को देखकर बहुत खुश हुए और दोनों को खूब आशीर्वाद दिया। आज राशि आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारने लगी। गुलाबी सूट में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। आंखों में काजल, दोनों हाथों में लाल लाल चूड़ियाँ, शाखा पूला, पाँव में आलता, नई सैंडल। उसने गालों पर क्रीम लगानी चाहिए, लेकिन कुछ सोचकर वो रुक गई। हेमंत ने तो मुझे ऐसे ही पसंद किया था। और वो अपनी नई खरीदी स्कूटी पर सवार होकर हेमंत से मिलने होटल पहुंच गई। हेमंत आज बड़ी बेसब्री से होटल मयूरा में राशि का इंतज़ार कर रहा था। उसने एक टेबल राशि और अपने लिए पहले से ही बुक कर रखा था। काले कोट पैंट में हेमंत भी खूब फब रहा था। आते ही उसने राशि को बुके देकर उसका स्वागत किया। फिर पूछा, क्या फैसला किया तुमने? राशि बुके लेते हुए बोली, वही जो पहले था, सोचकर बताऊंगी। और हाँ हाँ कर कर हंसने लगी। आज बहुत दिनों के बाद हेमंत ने राशि के चेहरे पर हंसी देखी थी। वो भी बिना मुस्कुराए नहीं रह सका। फिर वो हेमंत से बोली, मेरे बच्चों को तुम अपना नाम दोगे? आई मीन तुम उन्हें अपनाओगे ना? उनकी जिम्मेदारी लोगे? हाँ, तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारे बच्चों को भी अपनाऊंगा और तुम्हारी जिम्मेवारी भी उठाऊंगा। हेमंत राशि के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।